हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 24 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता उत्पलेंदु चक्रवर्ती का निधन हो गया है। उत्पलेंदु चक्रवर्ती जो है बंगाली फिल्म उद्योग के सबसे बड़े प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक थे। उन्होंने चोक, देव शिशु जैसी फिल्में बनाई थी और 30वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चोक के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना ने समुद्री उपकरणों और प्रणालियों का स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता किया है? तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर के साथ कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपने अंतिम थ्रो में 89.4 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लाजेन डायमंड लीग के दूसरे स्थान पर रहे। एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की, जबकि जूलियन वेबर ने 87.8 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए, चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बावजूद चोपड़ा का अंतिम प्रयास उनके पेरिस ओलंपिक के प्रदर्शन से बेहतर रहा, उनकी दृढ़ता का परिचय दिया। देखिए, पुस्तक का विमोचन किया गया है, तरुण चुग की पुस्तक मोदीज गवर्नमेंट्स ट्राइव या रिसोर्सिंग इंडियाज पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटी, मोदी की नीतियों जिसमें मेक इन इंडिया और जीएसटी शामिल है का अन्वेषण करती है। देखिए, उनके कार्यकाल के दौरान चुनौतियों का समाधान करती है। पुस्तक मोदी के नेतृत्व की आलोचना करती है, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमानता, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है, जबकि 2047 तक भारत के भविष्य की कल्पना भी करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने बिहार में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? तो ये बीपीसीएल ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की अरण्य परियोजना जो है बिहार के वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर में 1 लाख सीड बॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी। वनीकरण के इस प्रयास में उगमा पहाड़ी, राजौली वन क्षेत्र और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों को शामिल किया गया है। देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य जो है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और कुशल हवाई बीजरोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करना है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो एमएसडीई ने भारत भर के युवाओं को कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई ने हजारों भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 4.0 के तहत यह साझेदारी काम करेगी और इस पहल में 7 दिनों का क्लासरूम प्रशिक्षण और फ्लिपकार्ट की सुविधाओं पर 45 दिनों का व्यवहारिक अनुभव शामिल होगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो एलआईसी हाउसिंग सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत गृह ऋण प्रदान कर रही है? कितने प्रतिशत पर? तो ये 8.4% पर प्रदान कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए 8.4% ब्याज दर और ऋण की प्रोसेसिंग फीस के साथ गृह रक्षम होम लोन योजना शुरू की है। 750 प्लस CIBIL स्कोर वाले लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन उपलब्ध हैं, कि जो सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और सैनिक बलों के कर्मियों को
कवर करते हैं। देखिए 1989 में निगमित LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। बात करते हैं किसने फाइनेंस बैंक और AU बैंक सह ब्रांडेड क्रेडिट का अनावरण किया है। तो ये आदित्य बिड़ला ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आदित्य बिड़ला फाइनेंस और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीजा और रुपे नेटवर्क के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। RBI के नए नियम ब्रांडिंग भागीदारों को ग्राहक डेटा तक पहुंचने या जारी होने के बाद लेन देन करने से रोकते हैं और ग्राहक की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए यह क्रेडिट कार्ड 4 अलग अलग वेरिएंट में आएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो बेहतर लचीलेपन के लिए किसने UPI पर क्रेडिट लाइन लॉन्च की है। तो ये फ़ोन पे ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए फ़ोन पे की क्रेडिट लाइन यानी UPI उपयोगकर्ताओं को बैंक क्रेडिट लाइनों को UPI से लिंक करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें लाखों व्यापारियों को निर्बाध भुगतान की सुविधा मिलती है। RBI के हालिया UPI विस्तार द्वारा सक्षम यह सुविधा जो है अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है और लेन देन में आसानी और वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाती है। फ़ोन पे PG का उपयोग करने वाले व्यापारी जो है कार्ड परित्याग को कम करने और बिक्री को बढ़ाने के लिए इस विकल्प की एकीकृत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो सेबी मानदंड के लिए BSE NSE द्वारा हिंदुस्तान जिंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो ये 10.7 लाख 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड संरचना के संबंध में सेबी के नियमों का पालन न करने पर BSE और NSE ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपए और कुल 10.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जो है HAL बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के अपर्याप्त संख्या से संबंधित है, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनिमय यानी 17(1) के अनुसार आवश्यक है। HAL ने कहा है कि वह अनुपालन मुद्दों को हल करने के लिए खान मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए अनिल अंबानी को सेबी ने 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। बाजार नियामक सेबी ने अनिल धीरूभाई अंबानी के 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और रिलायंस होम फाइनेंस से धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर जो है 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस और 27 अन्य प्रमुख अधिकारियों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। अनिल अंबानी जो है 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय भूमिका जैसे कोई पद नहीं रख पाएंगे। बाजार नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके 6 महीने की प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी जो है संस्थाओं को आदेश प्राप्त होने के लिए 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने को कहा है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो सूचना और प्रसारण मंत्री किसने क्रिएटिव इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया है। तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए अश्विनी वैष्णव जो है ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स से पहले भारत का रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएटिव इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया है। इस पहल में मीडिया और मनोरंजन में विकास को बढ़ावा देने के लिए 25 चुनौतियां शामिल है। यह PM मोदी के डिजाइन इन इंडिया विश्व के लिए डिजाइन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य जो है रोजगार और रचनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए किस देश के तेल का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो ये रूस के तेल का भारत सबसे बड़ा आयातक बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए जुलाई में रूसी कच्चे तेल का रिकॉर्ड 2.7 मिलियन
बैरल प्रतिदिन आयात हुआ। यह भारत के कुल आयात का 44% था और जून में 4.2% और पिछले साल इसी महीने 12% की वृद्धि है। यह जुलाई में पाइपलाइनों और शिपमेंट के माध्यम से जो है रूस से चीन 1.76 बिलियन प्रति बैरल के दिन तेल आयात से अधिक था। जब से रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया है, तब से भारत का रूस के साथ व्यापार मुख्य रूप से तेल और उर्वरक के आयात के परिणाम स्वरूप बढ़ा है। देखिए, पिछले महीने जो है इराक भारत का दूसरे सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता रहा है। इसके बाद सऊदी अरब और यूएई का स्थान रहा है। जुलाई में मध्य पूर्व से भारत की कच्चे तेल खरीद में 4% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत के कुल मिश्रण से इस क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है जून में 38% से बढ़कर 40% हो गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 1 अक्टूबर से श्रीलंका भारत सहित कितने देशों को निःशुल्क वीज़ा प्रदान करेगा? तो ये 35 देशों को किया जाएगा भारत सहित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो भारत के अलावा इस सूची में 34 अन्य देश भी शामिल हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया कुछ जाने माने देश हैं। देखिए, 21 सितंबर को जो है श्रीलंका के लोग नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करेंगे और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा के बाद विक्रम सिंघे जुलाई 2022 में श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। देखिए, जुलाई में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, लेकिन संसद की सबसे बड़ी पार्टी जो है यानी SLPP ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप बनी है? तो ये डायना पुंडेलो बनी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डायना पुंडेलो ने चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल फॉर कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह 2 बच्चों की मां है और पुणे में शिक्षिका है। वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के हिस्से के रूप में कठोर परीक्षाओं से गुजरने के लिए भारत से चुनी गई है और 200 महिलाओं में से एक थी। डेटा का अध्ययन करने और अपनी ड्राइविंग तकनीकों को निखारने के लिए उनके दृष्टिकोण ने ट्रैक पर उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देखिए, वह जो है प्रतिष्ठित भारतीय टूरिंग कार मिश्रित श्रेणी में पहली और एकमात्र महिला प्रतिभागी भी हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रीय सम्मेलन यानी संगठन स्वास्थ्य समृद्धि का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री किसने नई दिल्ली में किया है? तो यह शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृषि मंत्री जो है सम्मेलन का फोकस जो है खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वास पर महिलाओं के सामूहिक कार्यों पर सम्मेलन देश भर से स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाएं भाग ले रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत FNWHW पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने राष्ट्रीय सम्मेलन के 3 मुख्य शब्दों की व्याख्या की है, जो संगठन के 91 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ महिलाओं की सामूहिक भावना और समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह पर कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो जवाहरलाल नेहरू पे किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और कायाकल्प परियोजना का भी उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण जल निकायों का भी उद्घाटन किया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में हाल ही में नीलामी किए गए
चरण 7 के लिए मंत्री द्वारा रियायत ग्राहियों को आशय पत्र भी जारी किए हैं। देखिए, मंत्री की उपस्थिति में 2 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। पहला समझौता ज्ञापन जो है JNPA बधावन बंदरगाह और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बीच हुआ। यह समझौता जो है ज्ञापन विभिन्न बुनियादी ढांचों का परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ऋण वितरण के लिए था। एक अन्य समझौता ज्ञापन जो है गेटवे टर्मिनल इंडिया और JNPA के बीच हुआ और यह समझौता जो है ज्ञापन जहाज़ों के लिए तटवर्ती बिजली आपूर्ति के लिए था। और सर्बानंद सोनोवाल जी जो है बधावन कौशल कार्यक्रम के व्हाट्सएप चैटबॉट का भी लॉन्च किया, याद रखेंगे। और इसे जो है JNPA द्वारा विकसित किया गया है और यह उपकरण जो है बधावन बंदरगाह के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और कौशल कार्यक्रमों तक पहुंच को सुविधा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बधावन बंदरगाह जो है महाराष्ट्र के बधावन में एक प्रस्तावित गहरे समुद्र का बंदरगाह है। ये जब होगा तो सबसे गहरा बंदरगाह होगा। चलिए बात करते हैं आज के बहुत महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स की। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 24 अगस्त से खेलो इंडिया स्मृता विशु लीग पश्चिमी क्षेत्र शुरू होगा। पूर्वी जो है बिहार में हो रहा है। देखिए, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम क्रिकेट अगले वर्ष जून में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्टों की श्रृंखला खेलेगी। देखिए, खेलो इंडिया 23 अगस्त को डिजिलॉकर से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए खिलाड़ियों की सहायता के लिए वेबिनार आयोजित करेगा। देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को 28 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की। तो भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा का ज्ञापन पर समझौता किया है। देखिए, PM गतिशील पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने पहली बार 22 अगस्त को नई दिल्ली में हुई इसकी पहली बैठक। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट अध्ययन विकलांगता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र आरंभ किया। चेन्नई में 23 अगस्त 2024 को असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण 2021-22 और 22-23 पर डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।